ये आप पढ़ लिए थे, ये भी आप पढ़ लिए थे, और ये भी आप पढ़ लिए थे। बात समझ में आ रही है? हम लोग पढ़ रहे थे सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंसेस, यानी लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें आप मुख्य अक्ष पढ़ लिए थे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था? तो आप बोले थे लेंस के वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। तो पहला वक्र पृष्ठ ये हुआ, इसका वक्रता केंद्र C1, ये दूसरा वक्र पृष्ठ ये हुआ, इसका वक्रता केंद्र ये C2। बात समझ में आ रही है? C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा। ऐसे इसमें भी, इसमें पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इसी की ओर है, इसमें देखो पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र दूर की ओर था। बात समझ में आ रही है? बस यही अंतर है। इसमें दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र है C2, तो C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। क्लियर है? दूसरा आप ये भी पढ़ लिए थे, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में क्या पढ़े थे? अगर कोई प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। बात समझ में आ रही है? तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है, बात समझ में आ रही है? अपवर्तित किरण यही है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, ये तो निर्गत किरण है ना, और ये आपतित किरण है। क्लियर? तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, C से लिखते हैं। देखो ऐसे यहाँ भी, ऐसे यहाँ भी हो गया। बात समझ में आ रही है? हालांकि मैंने बता दिया था ये पतले लेंस के लिए है, परिभाषा बताया गया पतले लेंस। ठीक। और एक चीज आपसे पूछना था कि अभी फर्स्ट बैच को ये सब पढ़ाया हूँ, बना दिया हूँ पूरा, तो क्या मिटा के पढ़ाना पड़ेगा? वही सब है। एक काम करते हैं, नए पेज पे आपको ऐसे समझा देते हैं, है ना? फिर ये सब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है फोकस। क्या पढ़ना है बेटा? फोकस। नया पेज लेते हैं, उस पर समझा देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। सब लोग 10th में पढ़े होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर उत्तल लेंस का 2 फोकस, अवतल लेंस का 2 फोकस, 4 फोकस हो गया। एक साथ परिभाषित करेंगे तो आप लोग पगला जाओगे, पता नहीं क्या बता दिए। इसलिए हम एक एक फोकस को अलग अलग करके समझाते हैं बढ़िया से, फिर एक साथ भी बोलना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फोकस में सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बेटा, बताना, बताओ। उत्तल लेंस क्या होता है? बोलो, बतियाओ। ठीक है बेटा, ये तो आप सभी जानते हो, बीच में मोटा हो, किनारों पर पतला, उत्तल लेंस। तो इसके हम लोग फोकस और फोकस दूरी की बात कर लेते हैं एक साथ। तो ध्यान देना, ये आपका क्या है? उत्तल लेंस। और पतले लेंस में एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, वो क्या कि अपवर्तन जब कराएंगे प्रकाश किरणों का तो एक ही बार करवाएंगे। बात समझ आ रही है? हालांकि दोनों पृष्ठों पर अपवर्तित होती हैं प्रकाश किरणें, लेकिन पतले लेंस के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या मानते हैं कि एक ही बार अपवर्तित होगी। ये जो लाइन खींच दी है यहीं से अपवर्तन होगा। क्लियर है? चलो, और मुख्य अक्ष क्या होता है? बोलो। बिल्कुल सही, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को, ठीक है, यानी C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा जो होगी वही मुख्य अक्ष। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ध्यान से समझना कैसे परिभाषित करेंगे फोकस को। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें यदि लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो उस निश्चित बिंदु को हम लोग उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यानी कि अगर यहाँ कोई बिंदु है, सपोज करिए यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे चल रही हैं, एक प्रकाश किरण ये हो गई, दूसरी प्रकाश किरण ये हो गई, हाँ, और चौथी तो ये हो ही जाएगी, ठीक है ना? ये प्रकाश किरण हो गई, और यहाँ पर अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, क्या हो जाए? तो हो ही जाएगी, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं बेटा कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंसेस। ये उत्तल लेंस में हम लोग देखे जिस प्रिज्म से मिलकर बना है, प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष की ओर है, तो कोई भी प्रकाश की किरण जाएगी, प्रकाश की किरणों के मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने का प्रयास करेगी, यही तो। और अवतल लेंस में क्या होगा? इसका उल्टा, इसका आधार क्या है? मुख्य अक्ष के दूर की ओर।
तो प्रकाश किरणों को अवतल लेंस क्या करेगा, मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। तो इसका रिजल्ट ये आएगा बेटा, अभी कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, अब ये सीधे तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि मुख्य अक्ष ऐसे, ये प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, समांतर। थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, ये ऐसे सभी किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समान। और अगर ऐसा है तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से चलती थी, जिस निश्चित बिंदु से चलती थी सभी प्रकाश की किरणें और अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, उस बिंदु को, उस निश्चित बिंदु को उत्तल लेंस का हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रथम फोकस। क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस को याद रखना बेटा। प्रथम फोकस को हम लोग F1 से लिखते हैं या फिर F डैश से लिखते हैं, F1 या फिर ये याद रखना। क्लियर है, घबराओ नहीं, पहले मैं एक तरफ से पढ़ा रहा हूं, आप समझते चलो। अभी मैं आपको याद रखना भी सिखा दूंगा कि प्रथम फोकस किधर की ओर होगा, जिससे कंफ्यूजन होगी ना, जब चारों पढ़ लोगे तो कंफ्यूजन होगा। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किधर का होता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस किधर की ओर होता है, द्वितीय फोकस किधर की ओर होता है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। उन सब का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, अभी आपको बताएंगे, पहले आप समझते चलो। तो प्रथम फोकस समझ में आ गया, और उत्तल लेंस का ये क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। क्या होगा बेटा, तो प्रकाशिक केंद्र से, दर्पण में आप क्या करते थे, दर्पण में ध्रुव से, और लेंस में प्रकाशिक केंद्र से दूरी मापेंगे। तो प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस। क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस दूरी को बेटा हम लोग F1 से लिखेंगे या फिर स्मॉल f डैश से। दूरी को स्मॉल से, बिंदु को कैपिटल से। जनरली यही तो करते हो, जितने भी बिंदु होते हैं, चाहे प्रकाशिक केंद्र हो, चाहे फोकस हो, चाहे वक्रता केंद्र हो, बात समझ में आ रही है, सबको आप कैपिटल से लिखते हो। दूरी में चाहे U हो, चाहे V हो, चाहे F हो, सबको स्मॉल से लिखते हो। बस एक छोड़ दिया जाए अगर, वक्रता त्रिज्या, कुछ लोग उसको भी स्मॉल से लिखते हैं। क्लियर है, अच्छा ये है क्या, तो आप बताओगे प्रथम फोकस दूरी क्या है बेटा, ये बात समझ में आ गई। द्वितीय फोकस देख लेते हैं बेटा। ध्यान से समझना, सेकंड फोकस, सेकंड फोकस को बेटा हम लोग F2 से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, या फिर केवल F से लिखते हैं। और याद ये रखना है कि इसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बिल्कुल सही। जैसे अगर दो दो फोकस है तो हम लोग कैलकुलेशन में किसको लेंगे, मुख्य फोकस को। किसको लेंगे बेटा, तो जितने भी आप गणनाएं करोगे उन गणनाओं में आप द्वितीय फोकस को और द्वितीय फोकस दूरी को ही शामिल करोगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। और वो होगा क्या, ये आपका उत्तल लेंस है। बात समझ में आ रही है बेटा, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। अब उत्तल लेंस का नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग। ये प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगी, तो समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को हम लोग बेटा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस बोलते हैं। ये इसको हम लोग F2 बोलेंगे या फिर F बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ये द्वितीय फोकस है।
किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो बताना बेटा। और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ कहीं, दो उत्तर के लिए ओके। और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि सी से द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल सही, स्मॉल f2 या फिर स्मॉल f। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई डाउट? तो यही चीज बेटा यहाँ पर बना हुआ है, ये क्लियर है? सेम चीज है, कहीं पे कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो इसको हटा दें। अब अवतल लेंस के लिए समझ लेते हैं। अवतल लेंस के लिए ये अभी पढ़े हो, इसको देख लेना बेटा, नए पेज पर देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्केव लेंस के लिए फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस को वही लिखोगे आप, f1 या फिर f'। अवतल लेंस बनाएंगे, ये क्या है बेटा? मुख्य अक्ष। क्या है? ओके, ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। अच्छा, यहीं से हम लोग क्या कराएंगे? अपवर्तन करा देंगे। ध्यान देना बेटा, पहला फोकस इसका, तो बोलेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की ओर चलने वाली प्रकाश किरणें। ध्यान देना बेटा, ये प्रकाश किरण आपको दिख रही है, ये मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, ये एक बिंदु है, इसकी ओर जा रही थी, लेकिन यहाँ बीच में क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। और इसका नेचर क्या है? डाइवर्जिंग। ये प्रकाश किरणों को फैलाती है और मुख्य अक्ष से दूर की ओर, तो जाहिर सी बात है इधर जाने नहीं देगी, ये यहीं से ऐसे मोड़ देगी। तो अगर प्रकाश किरण अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु की ओर जा रही थी और लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात समांतर हो जा रही है, क्या हो जा रही है? समांतर हो जा रही है, तो उस बिंदु को हम लोग लेंस का प्रथम फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? और ये प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस f1 या फिर प्रथम फोकस दूरी बोलेंगे। कोई डाउट नहीं? क्या हुआ? क्लियर है ना? हाँ, तो दोनों बता रहे हैं, अभी तो एक बता। हाँ हाँ, अभी ये प्रथम है, द्वितीय और बता रहे हैं, सुनो। घबराओ नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर चारों एक साथ पढ़ा दी जाए तो किसी का भी दिमाग घूम जाएगा पहली बार, कैसे याद रखेंगे? उस प्रश्न का उत्तर हमारे पास है और इसके बाद आप नहीं भूलोगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत, मैंने कहा अभी आप समझते चलो जो मैं बताता चल रहा हूँ कि ऐसा होता है। सेकंड फोकस को ये क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और इसको किससे लिखते हो? f2 से या फिर f से। ये आपका क्या हुआ? अवतल लेंस हो गया। ये क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है बेटा? अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या फिर बोलोगे मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत। इधर से प्रेक्षक देखेगा, पहली बात तो ये देखना ये प्रकाश किरण है, ऐसे आई है समांतर, तो आप सब जानते हो अवतल लेंस का नेचर क्या होता है? डाइवर्जिंग। प्रकाश की किरणों को फैलाएगा और मुख्य अक्ष से दूर की ओर यानी ऊपर की ओर। बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसे ही। तो यहाँ पर जो प्रेक्षक होगा वो देखेगा, उसको लगेगा कि ये प्रकाश की किरण कहीं यहाँ से आ रही है, ऐसे ही तो जिस बिंदु से आती हुई इसको प्रतीत होगी, ऐसे ये भी।
बात समझ में आ रही है? जिस बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण आपको प्रतीत होगी उस बिंदु को हम लोग अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यानी कि F2 या फिर F। और यहां तक की दूरी को हम लोग प्रकाशिक केंद्र से, हाँ, F2 या फिर F, इसी को हम लोग द्वितीय फोकस बोलते हैं। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, और फोकस तल की बात करें तो आप सब पहले से जानते हो, फोकस तल दर्पण में पढ़ाया गया है। फोकस से होकर जाने वाला वह तल जो मुख्य अक्ष पर लंब हो, क्या हो बेटा? या फिर ऐसे बोल दो, मुख्य अक्ष के लंब हो जाने वाला फोकस से तल, वो क्या होगा? फोकस तल कहलाएगा। ऐसे यहाँ से भी वो आपको वहाँ पर काम लगेगा। दूरदर्शी और ये सब सूक्ष्मदर्शी जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ कैसे आपको रिपीट करवाएंगे। क्लियर है? तो यही चीज बेटा यहाँ पर भी पढ़ाया गया है। ये सेम चीज है, कोई अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। पहला फोकस क्या था अवतल लेंस का? तो आप बोलेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को हम लोग प्रथम फोकस। ऐसे यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। फोकस दूरी आपके सामने, सेम चीज है। कोई डाउट? आप ध्यान देना, मेन चीज यहाँ पर है, यहीं से अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप भूलोगे नहीं इतनी छोटी चीज से। सबसे पहला देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी मैंने लिखा है उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक। क्या लिखा गया है? वास्तविक। क्यों लिखा गया? क्योंकि उत्तल लेंस का आप फोकस देखिए, जहां भी फोकस है वहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में पहुंच पा रही हैं, यहां से वास्तव में आ रही हैं और यहां पर वास्तव में मिल रही हैं। तो इसलिए इसके फोकस, उत्तल लेंस के फोकस को वास्तविक। बात समझ में आ रही? और अवतल लेंस का आप दोनों फोकस देखिए बेटा, कहीं भी वास्तव में प्रकाश की किरणें नहीं मिल रही। ये बात समझ में आ रही? तो अवतल लेंस की जो फोकस है उसको हम लोग आभासी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, किस लेंस की फोकस वास्तविक होता है, दिया जाएगा आपको ऑप्शन में। या फिर वन लाइनर पूछा जा सकता है, किसका वास्तविक किसका आभासी, बताओ। अच्छा, ये तो कम पूछा जाता है, इससे ज्यादा ये पूछा जाता है फोकस दूरी। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये शायद आया भी है अभी, मुझे याद नहीं किस सन में आया है, पिछली बार या इसके पहले वाले में। क्लियर है ना? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है या किसकी ऋणात्मक होती है? तो बहुत ही आसान बात है। अभी आप बताओ मुझे, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हो बेटा? गणनाओं के लिए किसको लेते हो? द्वितीय फोकस। किसको? तो द्वितीय फोकस पर चिन्ह परिपाटी लगा दो। आपको क्या नहीं पता है? ये ओरिजिन पॉइंट, यहीं पर हम लोग क्या करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर ले लेंगे। क्लियर है? आप जैसे वहां पर ध्रुव लेते थे, ऑप्टिकल सेंटर ले लेना। किस पर? मूल बिंदु पर। और अक्ष वहां पर एक्स अक्ष पर लेते थे ना, यहाँ पर भी लेंस का अक्ष क्या करो, एक्स अक्ष पर ले लो। और आप ऐसे मेजर कर लेना एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स अक्ष की, वाई अक्ष की। अब आप बताना बेटा ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस देखना आप, द्वितीय फोकस कहाँ पर है? इधर की ओर है ना, द्वितीय फोकस दूरी। तो आप देखो बाईं ओर क्या होगा? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये याद रखना। और अगर एक पता चल गया तो दूसरा तो अपने आप याद रहेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक का मतलब बाईं ओर बनेगा, तो प्रथम फोकस अपना याद रहेगा दाईं ओर बनेगा। कोई डाउट? बढ़िया ट्रिक है कि नहीं है? थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब बाईं ओर। बात समझ में आ रही है? तो द्वितीय फोकस से हम लोग गणना करते हैं, जो भी गणना करते हैं, तो द्वितीय फोकस अगर बाईं ओर है तो प्रथम फोकस इधर की ओर होगा। कोई डाउट? उत्तल लेंस में चले आओ। उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी देखो धनात्मक, तो यहां से याद रखना उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप देखो दाहिनी ओर है, धनात्मक हो गया, तो द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक हुआ, यानी दाईं ओर है। तो प्रथम फोकस दूरी, यानी प्रथम फोकस इधर की ओर होगा, बाईं ओर।
अब बताओ कोई कंफ्यूजन होगा? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फटाफट बताओगे। अगर उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस बेटा? उत्तल लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक धनात्मक होता है ना, इसका मतलब द्वितीय फोकस इधर होगा और प्रथम फोकस, बोलना क्लियर है? ऐसे अगर अवतल लेंस है तो आप बताओगे सर अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक होने का मतलब बाईं ओर, और बाईं ओर कौन होगा? द्वितीय, द्वितीय को प्रिंसिपल फोकस बोलते हो। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा? F2 ऋणात्मक हो गया फोकस दूरी, तो इसलिए प्रथम किधर होगा? आप बताना बेटा, बोलो। क्लियर हो गया ना? अब भूलोगे तो नहीं, प्रथम किसका किधर की ओर होगा और द्वितीय किसका किधर की ओर होगा, सब याद रहेगा। क्लियर है? ओके। अब एक चीज और ध्यान देना बेटा, मैंने लिखा है यदि लेंस के दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक समान, लेंस के दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक, मान लो ये लेंस है बेटा, इधर अपवर्तनांक n1 है और इधर माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो अगर n1 बराबर n2 ऐसा हो जाए, कहने का मतलब इधर भी माध्यम वायु है और इधर भी माध्यम, तो दोनों का अपवर्तनांक बराबर ही हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों फोकस दूरियां उसकी बराबर होगी, F1 बराबर F2 होगा, लेकिन परिमाण में, मात्रा में, जैसे 10 सेंटीमीटर F1 है तो 10 सेंटीमीटर F2 भी होगा। बात समझ में आ रही? लेकिन माइनस का चिन्ह ये बताएगा बेटा कि विपरीत है, क्या है? और आप जानते ही हो चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरियां क्या है? एक दूसरे के, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। अब कहीं ऐसा हो जाए कि भैया दूसरा तो प्लस है, कहीं माइनस लिख रहे हो, तो -1 से दोनों पक्षों गुणा कर देना, वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतनी सी चीज थी। और एक आप सूत्र पढ़े थे बेटा, F = R/2, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो गलती से भी लेंस में मत लगाना। वही चीज लिखा है लेंस के लिए F ≠ R/2, ये लेंस में अप्लाई, उसके लिए अभी हम लोग आगे फार्मूला प्राप्त करेंगे। यहां तक की बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? वही हम भी लिखा रहने दे बेटा, वही चीज बता देंगे। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान देना, अभी फर्स्ट बैच वालों को यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, ये इस पे थोड़ा ध्यान देना, इससे मैं पढ़ा दिए हैं, उस दिन भूल गए थे। यदि लेंस के दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक क्रमशः n1 और n2 है और दोनों बराबर नहीं है, मान लो लेंस है बेटा ऐसे, चाहे उत्तल लेंस है चाहे अवतल लेंस है, इधर का अपवर्तनांक n1 है और इधर का अपवर्तनांक n2 है, क्लियर है? और दोनों ओर का जो अपवर्तनांक है वो बराबर नहीं है, तब उनकी फोकस दूरियों में क्या संबंध होता है? दो फोकस दूरी होती है ना, तो याद रखना उनके फोकस दूरियों का अनुपात उनके अपवर्तनांकों के अनुपात के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हो एक प्लस होगा तो एक माइनस, क्लियर ना? अपवर्तनांक माइनस नहीं होगा, ये माइनस होगा फोकस दूरी। तो F1/F2 बराबर n1/n2, ये तो याद ही रह सकता है आराम से। तो अगर कोई मान लो न्यूमेरिकल बनता है इस टाइप का, हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं बनेगा, अगर बनता भी है तो आप आराम से कर ले जाओ, कोई दिक्कत। और इसी से दूसरा वाला लिखा गया है, यदि समान है, समान होने का मतलब n1 बराबर n2, दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक क्या है? बराबर है, तो बराबर है तो दोनों कट जाएगा, एक बचेगा, बराबर है तो कट नहीं जाएगा, एक बचेगा, तो F2 का गुणा उधर हो जाएगा, यानी F1 बराबर माइनस है। बाकी सब आप पहले पढ़, कोई डाउट इसमें नहीं है ना? तो ये चीज जरूर लिख लेना एक बार। अब ध्यान देना बेटा, हम आपको पढ़ा दिए थे ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, कहे थे कि जब पूरा इसका परिभाषा खत्म हो जाएगा, लेंस से रिलेटेड जो भी परिभाषा है, उसके बाद हम आपको ऑप्टिकल सेंटर पढ़ाएंगे, प्रकाशिक केंद्र पढ़ाएंगे अलग से, ओरिजिनल डेफिनेशन उसकी, ठीक है ना? असली वाला एकदम। तो ये तो केवल पतले लेंस के लिए था, तो असली वाले पे चले आओ बेटा। ये आप ध्यान से समझना, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आप खाली जान लो बस, क्लियर? मैंने लिखा है यदि लेंस से अपवर्तित होने के बाद निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के समांतर हो जाए, ध्यान रखना बेटा, कोई लेंस है और उस पर इस प्रकार से कोई आपतित प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण आपतित कराई गई है कि अपवर्तित होने के बाद जो लास्ट में निर्गत प्रकाश की किरण यानी बाहर निकल रही है, वो
आपतित प्रकाश की किरण के समांतर है। क्या है? तो जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी वही प्रकाशिक केंद्र होगा। अब यहाँ 3 प्रकाश की किरण है। आपतित प्रकाश की किरण यानी जो लेंस पर आपतित होगी गिरेगी। अपवर्तित प्रकाश की किरण यानी लेंस में जो अपवर्तित होगी, लेंस के भीतर, बात समझ में आ रही है। और फिर जो लेंस से बाहर निकल रही है वो निर्गत प्रकाश किरण। 3 प्रकाश किरण है। तो अगर किसी लेंस से अपवर्तन हुआ और निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के समांतर हो गई, बात समझ में आ रही है। तो ये तो वही वाली बात हुई पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन में भी तो यही होता था ना, निर्गत प्रकाश किरण क्या होती थी? आपतित प्रकाश की किरण के समांतर हो रही। तो जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष जिस बिंदु को काटेगी वही क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना, प्रकाशिक केंद्र जो है बेटा वो लेंस की मोटाई को उनके वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। जो लेंस की मोटाई है, अब लेंस की मोटाई क्या होता है आप बताना बेटा, पढ़ा चुके हैं ना? हाँ पढ़ा चुकी है। इसको तो लग रहा है कभी सुनी ही नहीं है। क्या होता है? लेंस की मोटाई। पतला लेंस पढ़ाए थे उसी दिन तो बताए थे। बिल्कुल सही, ऐसा बोल सकते हो। या फिर आप बोल दो लेंस के वक्र पृष्ठों, किसको बेटा? वक्र पृष्ठों के बीच में मुख्य अक्ष के भाग की लंबाई, वही क्या है? लेंस की मोटाई। पढ़ाया हूं कहीं पे ये सर, देखो सर, यही तो लेंस की मोटाई, थिकनेस ऑफ लेंस टी। ये तो जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो इसको विभाजित करेगा। बात समझ आ रही? तो किस अनुपात में विभाजित करता है तो वो निर्भर करता है वक्रता त्रिज्या पर। क्लियर? तो उनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। ये 2 बिंदु हुए, इन्हीं 2 बिंदु को याद रखो, बाकी सारी चीजें हम समझ सकते हैं। और वही यहाँ पर लिखा है बेटा, यदि लेंस से अपवर्तित होने के बाद निर्गत प्रकाश किरण आपतित किरण के समांतर हो तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, ये भी याद रखिएगा, जरूरी नहीं काटेगी। अभी लास्ट वाले में देखना काटती हुई प्रतीत हुई, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। और लेंस का प्रकाशिक केंद्र सी जो होता है बेटा, उसके मोटाई को लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं, किसके? वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर है बात? आज एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको ऐसे समझाता चल रहा हूं, ध्यान देना बेटा। आप लेंस को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे, उत्तल लेंस और प्रत्येक के 3-3 भाग किए। उत्तल लेंस के भी 3 भाग और अवतल लेंस के। तो उत्तल और एक अवतल को लेके चलो और 3 बार में हम लोग खत्म कर दे रहे हैं इसको, पूरा समझ के कि प्रकाशिक केंद्र कहाँ कहाँ होगा किसका। तो पहली बार हम लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे द्विउत्तल एंड द्विअवतल। इसके लिए देखना बेटा, अगर कोई लेंस है ऐसे, ये द्विउत्तल, बात समझ में आ रही है? तो पहला पृष्ठ ये हो गया, इसके मध्य बिंदु को आप बोल देंगे P1 और इसके मध्य बिंदु को आप बोल देंगे। पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र किधर होगा बेटा? इधर कहीं C1, और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर कहीं C2। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। और C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? मुख्य। ऐसे ही होगा बेटा, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य। अब अगर कोई प्रकाश की किरण आप इस प्रकार से आपतित करवाते हैं, ध्यान देना बेटा, इस प्रकार से आप आपतित कराते हैं कि निर्गत प्रकाश किरण जो है, ध्यान देना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या है ये? ऐसे समझ लो, अभी बढ़िया से फिगर बना हुआ है, समझा देंगे, यही फिगर। और जो बाहर निकल रही है उसको क्या बोलते हैं बेटा? निर्गत किरण। ठीक से समझना थोड़ा। और जो बीच में अपवर्तित हुई है इसको अपवर्तित किरण। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर निर्गत किरण क्या है? आपतित किरण के समांतर है। मान लो कि आपतित प्रकाश की किरण जो है इस प्रकार से इसको आपतित कराया गया है कि अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत प्रकाश किरण होगी वो आपतित प्रकाश किरण की क्या है? समांतर। यानी इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हो आप,
और आप देखोगे इनको आगे पीछे कहीं बढ़ाते चले जाओ, एक दूसरे को कभी भी काटेंगे समांतर। तो अपवर्तित प्रकाश किरण आपको दिख रहा है ये, तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी वही क्या होगा आपका प्रकाशिक केंद्र सी। क्लियर है? यही दशा होता है आपका अवतल लेंस में भी सेम ऐसे ही। ये मान लेना मुख्य अक्ष है, कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई, फिर ऐसे मुड़ जाएगी, फिर ऐसे आपतित होगी, ये ठीक है। और अपवर्तित किरण जिस बिंदु को मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु को काटेगी, कंडीशन क्या होना चाहिए, निर्गत किरण और आपतित किरण समांतर, तो क्या होगा प्रकाशिक केंद्र। अब एक बात आपको समझनी होगी कि सर आप अपने मन से यहाँ पर आपतित कराए प्रकाश किरण को ऐसे मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए, कैसे हो गया सर? क्लियर है ना? तो उस बात को आप समझ सकते हो आराम से। अपवर्तन आपको आता है, अपवर्तन से हम लोग समझेंगे प्रकाश की किरण। अभी देखो जब भी हम लेंस पढ़ते हैं बेटा, तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं जनरली कि लेंस के चारों ओर का जो माध्यम है वो विरल है और लेंस का माध्यम क्या है, सघन। यानी लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है और जो उसके चारों ओर के माध्यम है उसका अपवर्तनांक कम है। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। जब तक कोई कहे ना कि लेंस को पानी में डुबो दिए या कहीं डुबो दिए, तो अभी के लिए बाहर क्या है बेटा, तो आप बोलोगे सर विरल। क्या है बेटा? और लेंस क्या है बेटा, आप बोलोगे सघन। ये मान के हम चलेंगे। तो अब आप ध्यान देना, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब आपको अभिलंब चाहिए तभी तो आप बता पाओगे। तो आप आपतन बिंदु पर लंब डाल दो। क्या करो? आपतन बिंदु पर लंब डाल दो। तो आपतन बिंदु यही तो है, बताना। आपतन बिंदु यही तो है, यहीं पर आपतन हुई है। लंब डालने के लिए क्या करेंगे, ये पृष्ठ है बेटा और इसका केंद्र कहाँ है, इधर ये C1। केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है और त्रिज्या पृष्ठ पर हमेशा लंब होती है। जाहिर सी बात है, यहाँ से अगर इसको मिलाओगे तो ये लंब होगा, आपतन बिंदु पर लंब होगा ना, तो अभिलंब का काम करेगा। किसका बेटा? ये आपका हो गया अभिलंब। अब आप देखो प्रकाश की किरण ऐसे आई, सीधे जाना चाहिए था लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई। अब तो आपको समझ में आ रहा है, अभिलंब की ओर झुक गई। ऐसे ही यहाँ देखना बेटा, अब ये दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ का केंद्र इधर कहीं बन रहा है ये। अब यहाँ पर आपतन बिंदु ये है, तो यहाँ केंद्र से क्या करो, आपतन बिंदु को मिला दो। वो कौन सी लाइन होगी बेटा? वक्रता त्रिज्या वाली। और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पृष्ठ पर लंब होगी। तो ये आपतन बिंदु पर अभिलंब का काम करेगा। तो अब आप देखना, प्रकाश की किरण अब सघन माध्यम, लेंस क्या है, सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से ऐसे दूर हट जाएगी, इसीलिए ऐसा बनाए हैं। सेम कॉन्सेप्ट वहाँ भी होगा, बस ये है कि ये पहला पृष्ठ है तो इसका वक्रता केंद्र इधर ही होगा, वो C1, और ये दूसरा पृष्ठ है तो इसका वक्रता केंद्र उधर ही। अब बात कर लेते हैं R1 और R2 की। तो आप सब जानते हो बेटा, P1 से C1 तक की दूरी ऐसे मान लो, या फिर आप डायरेक्ट मान लो केंद्र से पहले पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा यानी यहाँ तक क्या हो जाएगा, R1 त्रिज्या, यही तो होगा। चाहे ये लोगे चाहे वो लोगे बराबर होगा। ऐसे यहाँ भी दूसरा पृष्ठ ये है, दूसरे पृष्ठ का केंद्र ये है, केंद्र से दूसरे पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा यहाँ तक, ये क्या होगा बेटा, R2। बात समझ में आई? आपने अभी कहा है जो C है बेटा, ये प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर, ये उसकी मोटाई को यानी P1 और P2 तक की दूरी को है ना, उनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। बात समझ में आ रही है? एक एक चीज समझना, उनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में। तो देखो बांट को दिया, C से P1 यहाँ हो गया और C से P2 यहाँ हो गया। अनुपात देख लो तो CP1 बटे CP2, यही तो एक भाग ये था CP1 और दूसरा भाग क्या था, CP2। उन दोनों का अनुपात के किसके बराबर आना चाहिए, वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर ये चीज। अब अगर मान लो बेटा आपके पास द्विउत्तल ऐसा है या द्विअवतल ऐसा है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है, यही आपको पढ़ना भी है, ठीक है ना। P1/CP2 बराबर R1/R2, कहाँ से? तो आप बोलोगे सर इस वाले स्टेटमेंट से, जो प्रकाशिक केंद्र होगा उसके मोटाई को लेंस के वक्र पृष्ठों के अनुपात में विभाजित करेगा। तो भैया P1 और P2 क्या है, P1 और P2 इसकी मोटाई है, उसको दो भागों में बांट दिया, नहीं बांट दिया? देखो आप इसको दो भागों में यहाँ से बांटा ना,
यहाँ से यहाँ तक एक भाग है तो CP1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग है CP2, तो CP1 अपान CP2 क्या होगा बेटा, R1 बटे R2 के बराबर। और अगर यहाँ से दो चीज आप समझोगे जो आपको पढ़ना है, यहाँ पर हम लोग ज्यादातर वही वाला लेंस पढ़ते हैं जिनके वक्रता त्रिज्याएं क्या है, बराबर है, यही है, ये जनरली हम लोग मानते हैं। ध्यान देना, तो इफ यदि R1 बराबर R2 हो जाए, दोनों की वक्रता त्रिज्याएं क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो देखना ये पूरा कट के एक हो जाएगा, दोनों बराबर है ना, R2 की जगह R1, R1 की जगह R2 लिख सकते हो, कट जाएगा, एक होगा, तो CP1 रोकना, CP2 का गुणा उधर करा देना, देन CP1 बराबर CP2, यानी दोनों भाग क्या हो जाएगा, बराबर, यानी C बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, उसकी मोटाई का क्या होगा, मध्य बिंदु। और याद करो 10th में भी और 12th में भी आप लोग जितनी भी बार किए हो यहीं पर क्या कर देते हैं, C कर देते हैं, ये इसका मोटाई हो गया यहाँ से यहाँ तक, और उसी का मध्य बिंदु, तो यहाँ मध्य बिंदु C लिखने का मतलब इसकी और इसकी दोनों की वक्रता त्रिज्याएं क्या है बेटा, बराबर। क्लियर, R1 R2 क्या होगा, बराबर। अच्छा एक चीज और, हम आपसे कहते पतले लेंस में अगर कोई प्रकाश की किरण है और प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, ऐसा ही तो कुछ बता दिए थे, उसको भी समझ लो क्यों बताया गया था, या 10th में आप क्यों पढ़ते थे। तो यहाँ से समझना, मैंने आपको कहा ये पार्श्विक विस्थापन हुआ, इस प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था और ये इधर की ओर ऐसे चली गई, हालांकि समांतर ही है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही तो आप लोग बोलते थे कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। और इसकी वैल्यू कितना होती थी, तो याद करना D = IT 1 - 1 अपान n। घबराओ नहीं, ये न्यूमेरिकल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फार्मूला सब याद हो जाएगा सब। तो ये देखो किस पर निर्भर करती है, थिकनेस पर, मोटाई पर, मोटाई ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, मोटाई कम तो डिस्प्लेसमेंट कम, यानी कि अगर इस लेंस की मोटाई घटती जाए तो डिस्प्लेसमेंट D भी क्या होगा, घटता जाएगा, जो प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है वो घटती जाएगी धीरे धीरे। और अगर लेंस बहुत पतला है यानी उसकी थिकनेस क्या हो गई, थिकनेस क्या हो गई, लगभग लगभग जीरो, मान लो वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में लगभग लगभग जीरो हो गई, नेग्लेक्ट है, तो लगभग लगभग D भी क्या होगा बेटा, जीरो, यानी विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन क्या होगा, लगभग जीरो, ना के बराबर। तो जब यहीं से ऐसे आ रही है, ऐसे ही जाना था, ऐसे ही चली जाएगी, बहुत ना के बराबर विस्थापन होगा। तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि अगर कोई पतला लेंस है, कहाँ पढ़ाए थे आप, ये देखो, इसमें पतले लेंस के लिए लिख भी दिए थे, पतले लेंस के लिए प्रकाश की किरण देखो किससे होकर जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है और बिना विचलित से निकल जा रही है, इसी से आपको परिभाषा बता दी गई थी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो ये बात भी समझ में आ गई, कोई डाउट किसी बच्चे को, तो यहाँ पर आप 2-3 कॉन्सेप्ट समझ पाए हो, और उसको मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर तो एक चीज ये समझ पाए, ये अगर R1 R2 क्या है, बराबर है, तो CP1 CP2 के बराबर होगा, यानी प्रकाशिक केंद्र मध्य बिंदु होगा। दूसरी चीज, जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो किस अनुपात में लेंस की मोटाई को विभाजित करता है, तो वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में। तीसरी चीज, पतला लेंस था तो हम लोग क्यों बोल देते थे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, तो इसलिए बात समझ में आई, क्योंकि वहां पर T क्या होता था, अप्रॉक्सीमेट जीरो, पतला होता था, किसकी तुलना में, वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में, पतला लेंस उसी को तो बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, तो आप ध्यान देना बेटा, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, बस थोड़ा सुंदर सुंदर बना है, बात समझ में आ रही है, थोड़ा लिखने लायक बना है, वही चीज़ है, सब कुछ वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो, बोलो बेटा, सेम है, आगे चलें, तो अब इसको हटा दें, चलो अब दूसरा देखना, बस एक ही समझना था बेटा, अगर ये समझ में आ गया तो अभी सब समझते चले जाओगे, क्योंकि पहली बार हमको अप्लाई करना था ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको, तो इसलिए समझ लिए। अब दूसरा वाला देखना बेटा, हम लोग पढ़ेंगे समतल उत्तल और समतल अवतल के लिए, एक एक चीज सब समझा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी तो अलग से एक बना के समझा दे रहे हैं। देख लो कौन सा बेटा, समतल उत्तल, ये मान लो समतल उत्तल, ये क्या होगा इसका, हम मान लिए मुख्य अक्ष है, क्या है बेटा, तो ध्यान देना, ये वाला पृष्ठ तो दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ का देख रहे हो आप, गोला इधर कहीं बन रहा होगा, यानी वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा, ऐसे ही बनेगा, तो ये C2 होगा,
दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र। पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र बताओ बेटा कहाँ होगा? पता नहीं कहाँ होगा, है ना। तो हमको नहीं पता, बस हम लोग ये मान लेते हैं कि ये क्या है, बहुत छोटे से बहुत बड़े गोले का एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे बहुत बड़ा गोला होगा बेटा, बात समझ में आ रही है? तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। तो इसके आकार की तुलना में उसकी वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ी है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कहाँ होगा पता नहीं, तो इसलिए अब वो अनंत पर कहीं होगा। क्या होगा? C1 इनफाइनाइट पर कहीं होगा। क्लियर है बात? आप ध्यान देना, कोई प्रकाश की किरण है जो इस पर आपने आपतित कराया है और इस प्रकार से आपतित कराया है कि वो अपवर्तित होने के पश्चात आपतित किरण के क्या हो जाती है बेटा? समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, अब आप एक चीज़ पूछ सकते हो, सर जी आपको कैसे पता चला यहीं से काटेगी? वो सारी चीज़ अभी आपको बताएंगे। और ऐसे क्यों मुड़ी, इधर की ओर क्यों गई? वो तो अपवर्तन के नियम से, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। और देखो ये पहला पृष्ठ है ना बेटा, पहला पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र अनंत पर होगा। तो अनंत से जो लाइन हम लोग लाते हैं बेटा, वो आप याद रखना मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर, तभी कहीं जाकर अनंत पर मिलेगी, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर आप ले लो क्या? वक्रता त्रिज्या। क्या ले लो बेटा? ये ऐसे, ये क्या होगा? वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ के लिए। तो आपतन बिंदु पर आपने क्या किया? यहाँ आपतन बिंदु पर आपने वक्रता त्रिज्या को मिला दिया। जाहिर सी बात है वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इस बिंदु पर लंब होगी, और आपतन बिंदु पर जो लंब होगा उसी को अभिलंब हम लोग मानते हैं। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर। हाँ, अब एक चीज और प्रश्न बनता है, सर झुक गई ठीक है, लेकिन यही क्यों काटी? यहाँ भी तो काट सकती थी। वो अभी मैथमेटिकली प्रूफ कर दे रहे हैं। क्लियर कि वहीं पे क्यों काटी, वो ध्यान देना बेटा। अब देखना, अब यहाँ पे क्या है? सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही प्रकाश की किरण, तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब क्या है? तो आप कहोगे सर ये जो द्वितीय पृष्ठ है इसको आप क्या करिए? इसके वक्रता केंद्र से मिला दीजिए। तो द्वितीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र तो यही है, और इसको अगर हम इससे मिलाएंगे तो ये त्रिज्या होगा, और त्रिज्या इस पृष्ठ पर क्या होता है? लंब। यानी यही मुख्य अक्ष यहाँ क्या काम कर रहा है? अभिलंब का। किसका काम कर रहा है बेटा? अभिलंब का। मुख्य अक्ष ही अभिलंब का काम कर रहा है इस बिंदु पर। भैया दो दो बार अपवर्तन हो रहा है तो दो दो अभिलंब होगा। यहाँ पर अभिलंब ये था, ठीक है ना। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। अब देखिएगा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर की ओर, अभिलंब से दूर की ओर, तो इसलिए इसको हटा दिए। और ये दोनों अगर समांतर है तो प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर क्या होगा बेटा? P1 पहले पृष्ठ का ध्रुव, और यहाँ पर क्या होगा? P2। अब देखो अगर दोनों समांतर हैं तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे ये क्या बोलते हो आप? प्रकाशिक केंद्र। तो देखो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है, तो यही क्या होगा? आपका प्रकाशिक। अब प्रकाशिक केंद्र क्या होता है बेटा? लेंस के मोटाई को उनके वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो CP1 एक भाग ये हो गया, और CP2 दूसरा भाग ये हो गया, और किसके अनुपात में विभाजित करेगा? R1 बटे, भैया R1 तो आपको बताओगे अनंत। R1 आप क्या बताओगे? कहीं अनंत पर उसका वक्रता केंद्र ही है, ठीक है। और R2 तो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा? R2। क्लियर है? दूसरे वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र तक की दूरी। अब अगर R1 की वैल्यू अनंत है, इसका मतलब 1/0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत बेटा? 1/0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/0 नहीं, कोई भी संख्या ले लो, 0 लिख लो। क्लियर? तो 0 से भाग करने पे अनंत हमको मिल जाता है। और इस बात की आप पुष्टि भी कर सकते हो। कैसे? समझ भी सकते हो। जैसे मान लो आप कोई संख्या ले ले, 1 ले ले मान लो, या 2 ले ले, कुछ भी ले लो, और बटे क्या कर दिए? 0, और मैंने कहा कि ये अनंत है। आप मुझसे पूछ सकते हो सर क्यों, काहे अनंत है? पूछ सकते हो ना। अभी तो आप बता रहे थे सर कि 0 को अगर हम किसी संख्या से भाग करें तो 0 आएगा, तो क्यों 0 है? क्यों 0 है और क्यों अनंत है? कई बार हम लोग भूल जाते हैं, एग्जाम में ऐसा होता है, क्योंकि हमारे साथ पहले बहुत होता था, हम भूल जाते थे, कभी 0 हो जाता है, कभी अनंत हो जाता है। तो इस बात को आप समझिए, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे आप कुछ भी मान लो x है,
क्या मान लिया बेटा, कुछ मान लो x आएगा। अभी उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 0 भाग में उधर जाएगा गुणे में। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब मुझे x की वो वैल्यू बताओ बेटा, मुझे x की वो वैल्यू बताओ जिससे हम 0 से गुणा कराएं और 1 मिल जाए। ध्यान देना, आप मुझे x की वो वैल्यू बताओ बेटा जिससे हम 0 में गुणा कराएं और हमको 1 मिले। कोई ऐसी वैल्यू सोचो, x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसका गुणा 0 में कराया जाए और 1 मिले? तो आप बताओगे हम परिभाषित नहीं कर सकते x का मान क्या होगा, ना डिफाइन। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, अनंत। हम बता ही नहीं सकते x का मान कौन सा मान होगा जिसको हम 0 से गुणा कराएंगे। इसीलिए अगर किसी संख्या को जब 0 से भाग किया जाता है अनंत लिख दिया जाता है। अच्छा, यहाँ आप बता सकते हो, मान लो x है, 0 बराबर x 2 भाग में उधर जाएगा गुणे। ये बात समझ में आ रही। अच्छा, अब x का मुझे वो मान बताओ जिससे हम 2 में गुणा कराएं और 0 आ जाए। 0 सबको पता है, तो इसीलिए यही तो हम बता रहे थे 0 होगा। तो याद रखना, 0 को किसी संख्या से भाग करोगे तो 0, और 0 से किसी संख्या को भाग करोगे तो अनंत। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया हूँ, जहाँ पे अनंत लिखा है बेटा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/0। 0 से भाग करेंगे तो अनंत मिलेगा, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करना, तो c p1 बटे c p2 बराबर r1 की जगह 1/0 अनंत है ना, और बटे r2 4 डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हैं। सबसे नीचे का गुणा यहाँ करा देंगे, इसका गुणा यहाँ करा देंगे। तो अगला स्टेप देखना बेटा, c p1 बटे c p2 बराबर 1 का गुणा 1 में होगा 1, r2 का गुणा 0 में होगा 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना, तो c p2 का गुणा 1 में होगा तो c p2 बराबर c p1 का गुणा 0 में होगा 0। कह रहा है c p2 0 है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी 0 कब हो सकती है? ये क्या है c और ये क्या है p2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है 0 कब हो सकती है? आप बोलोगे सर जब दोनों बिंदु एक ही पर हो। दोनों बिंदु क्या हो? एक ही पर हो। तो वही चीज तो हम आपको यहाँ समझाएं बेटा, P2 पर ही देखो C है कि नहीं है। तो इसीलिए हमको पहले से एक चीज पता थी, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए थे, ऐसे आपतित करवाए थे और अपवर्तन के पश्चात यहीं से काटते हुए निकाले थे। तो याद रखना बेटा, द्वितीय पृष्ठ जो वक्र पृष्ठ है ना, उसी पर स्थित है आपका क्या, प्रकाशिक केंद्र। इसी में नहीं, ऐसे आपका अवतल में भी होगा। अब वो बना है बेटा यहाँ पर, आप समझ लो, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो। ये सेम चीज बना है, सेम कैलकुलेशन है, देखो उसी पर तो है। ऐसे ही अवतल में होगा बेटा, तो अवतल में देखना, यहाँ पे भी देखो वक्र पृष्ठ जो मुड़ा हुआ है उसी पर स्थित है सी। बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें? कैलकुलेशन सेम है। तीसरा वाला देखो समझा देते हैं बेटा। ये आपका तीसरा वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, समझ लो। क्या? अवतलोत्तल और उत्तलावतल, यानी कि अवतल उत्तल, ये क्या है बेटा, अवतल उत्तल, और ये कौन सा लेंस है आपका, उत्तल अवतल। क्लियर है बात? ध्यान देना, एक समझो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका लेंस हो गया, लेंस का प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1, द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव P2। पहले पृष्ठ को आप ध्यान से देखना, इसका बड़ा गोला बनेगा, ऐसे आप एज्यूम करो, तो इसका बड़ा गोला बनेगा, तो इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, इससे दूर होगा C1 पहले पृष्ठ का। और दूसरा वाला देखो ज्यादा झुका हुआ, ज्यादा मुड़ा हुआ है, ज्यादा वक्र है ना, तो इसका गोला यही छोटा सा बन जाएगा, तो इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, इसके समीप होगा। तो C2 को इसलिए पहले बना दिए, C1 को बाद में। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ध्यान देना। अब प्रकाश की किरण है कोई, इसको हम ऐसे आपतित करवा दिए, इस पर आपतित करवाए, तो आप सभी जानते हो पहले पृष्ठ को अगर हम उसके वक्रता केंद्र से मिलाएंगे बेटा, तो ये क्या होगा, लंब होगा, त्रिज्या होगी ना, त्रिज्या क्या होती है, पृष्ठ पर लंब होती है, तो ये अभिलंब का काम करेगा, क्योंकि इस बिंदु पर क्या है, लंब है। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर ऐसे ऊपर की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो इसलिए देखो ये अपवर्तित प्रकाश की किरण उधर की ओर झुक गई। और देखना ये दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ पर यहाँ पर फिर अपवर्तन हो रहा है, बात समझ में आ रही है? तो फिर अपवर्तन होगा तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब दूसरे पृष्ठ की बात हो रही, तो दूसरे पृष्ठ को दूसरे वक्रता केंद्र से मिला दो, ये उसका वक्रता त्रिज्या होगा और ये अभिलंब का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब प्रकाश की किरण ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब से दूर की ओर ऐसे झुक गई,
ये निर्गत किरण है। अब कहोगे सर अपवर्तित किरण तो कहीं काटी ही नहीं मुख्य अक्ष को। सही बात है, मैंने वहां पे आपको बताया है या तो मुख्य अक्ष को काटे या फिर काटते हुए प्रतीत हो जिस बिंदु पर। तो आप इसी प्रकाश इसी किरण को क्या करिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो देखो इस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत हो रही, इसलिए इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। क्लियर है? बाहर क्यों होगा अभी कैलकुलेट करके यहां से बताता हूं, ठीक है ना। ऐसे यहां पर समझ लो, यहां पे आप समझ ही रहे हो। अच्छा R1 इज ग्रेटर देन R2 है, समझ में आ रहा है। पहले पृष्ठ का गोला बड़ा बनेगा तो उसका वक्रता त्रिज्या ज्यादा, ये पहले ही समझा चुके हैं। यहाँ भी देखना बेटा, पहले पृष्ठ का गोला बड़ा बनेगा और दूसरे पृष्ठ का गोला, तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्यादा, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, तो इसीलिए पहले पृष्ठ की वक्रता केंद्र भी दूर बनाए हैं और दूसरे का पास में। ठीक है ना। अब देखना है प्रकाश की किरण है, यहाँ इसमें अपवर्तित हुई विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो आप सभी जानते हो अभिलंब की ओर क्या हुई, झुक जाएगी। ये आपतन बिंदु होगा ना, तो पहले पृष्ठ पर आपतन बिंदु है तो पहले पृष्ठ को पहले वक्रता केंद्र से मिला दिए। ये R1 यहां से लेकर के बेटा यहीं तक R1 होगा, ठीक है ना। वो अभिलंब के लिए आगे खींच दिए, तो वक्रता त्रिज्या अभिलंब का काम करेगा। तो प्रकाश की किरण क्या होगी, विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक गई। फिर सघन से विरल में जाएगी, अभिलंब से दूर की ओर हट जाएगी। अब ये अभिलंब का काम करेगा, C2 से मिलाओगे इस बिंदु को, क्योंकि दूसरा पृष्ठ है। बात समझ में आ रही है? अभी तो ये इसको भी पीछे बढ़ा, इसको भी क्या किया, ऐसे आगे बढ़ा दिए। इस बिंदु पर काट रहा है तो इस बिंदु पर काट रहा है, तो ये क्या होगा, प्रकाशिक R2, ये नहीं R2 ये है, ठीक है ना। ये वाली लाइन है यहां से यहां तक की दूरी। कोई दिक्कत? अब आप कैलकुलेशन समझिए। ये बात तो आप पहले से जानते हो, जो प्रकाशिक केंद्र है लेंस की मोटाई को उनके वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करेगी। तो भैया CP1 एक भागी हो गया। हाँ, अब ये अलग बात है कि बाह्य विभाजन हो रहा है, पहले अंतर विभाजन होता था, अंदर ही तो काटती थी, अब बाहर काट रही है, तो उसका टेंशन नहीं है। CP1 और बटे CP2 बराबर क्या होगा, R1 बटे R2। क्लियर है? अब आप सभी जानते हो बेटा, चूंकि R1 इज ग्रेटर देन R2, दोनों में R1 क्या है बेटा, बड़ा है R2 से, तो अगर R1 बड़ा है R2 से, इसका मतलब है इज ग्रेटर देन 1। अंश क्या है, ज्यादा है हर से, तो अंश ज्यादा है हर से, तो भाग करेंगे हम लोग, बात को समझना, भाग करेंगे तो एक से बड़ा आएगा, नहीं आएगा, एक से बड़ा आएगा, वही चीज है। तो अगर ये बड़ा है एक से, तो ये भी एक से बड़ा होगा, यानी CP1 बटे CP2 इज ग्रेटर देन 1। दोनों पक्षों को क्या करो, CP2 से गुणा करा दो, यानी कि बायोलॉजी वाले समझें कि यहाँ भाग है तो उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो CP1 इज ग्रेटर देन CP2, तो वही चीज तो लिखा है। यानी C से P1 तक की दूरी ज्यादा होगी और C से P2 तक की दूरी कम होगी। यानी आप याद रखोगे क्या नाम है, अवतलोत्तल या उत्तलावतल में प्रकाशिक केंद्र बाहर बनता है और किसकी ओर, कम वक्रता त्रिज्या वाले पृष्ठ की ओर। कम वक्रता त्रिज्या किसकी थी बेटा, R2 की, तो R2 की वक्रता त्रिज्या कम थी तो दूसरे पृष्ठ की ओर ही तो बन रहा है। यहां पर भी देखो R2 कम था ना, तो द्वितीय पृष्ठ की ओर ही तो बन रहा है ऐसे। ये चीज आपको याद है। क्लियर है बात?